Hello everyone, you're watching ASA classes. Now let's go to the video. So basically बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों जो इकोनॉमिक्स नाम है वो हमारे एक ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमियो नाम से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। उसको 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था, बट नाउ इसे हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, जो मॉडर्न फर्स्ट वर्क में एक बुक लेके आए थे जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो लेके आए थे वो 1776 में। बच्चों अब इसको एब्रीविएशन में वेल्थ ऑफ नेशन भी बोल सकते हो। आपके पास इसका एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसको एब्रीविएशन में आप क्या बोल सकते हो, तो उसका एब्रीविएशन है हमारा वेल्थ ऑफ नेशन। आपके पास एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। वो कब लेके आए थे ये मॉडर्न फर्स्ट वर्क में। आपसे जितने भी आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। सो आप इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। एंड ये जो नोट्स बने हैं ये पूरे के पूरे ICI मॉड्यूल से बने हैं, इसमें सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं ICI मॉड्यूल के, तो आप लोग इसे आराम से प्रेफर कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और जानने के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों बनी है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। सो बच्चों मान लो आपको आपकी मॉम ने बर्थडे डे पर 1000 रुपीज़ गिफ्ट करें। ओके नाउ आप इस 1000 का क्या करोगे? आप इससे पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इससे ड्रेस भी ले सकते हो, आप इससे ट्रिप पे भी जा सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो इससे कोई गेम भी ले सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट आप चाहते हो कि मैं 1000 रुपीज़ में पिज़्ज़ा भी खा लूँ, ड्रेस भी ले लूँ, ट्रिप पे भी चले जाऊँ, गेम भी खेल लूँ। आपके जो ये वॉन्ट्स हैं, ये क्या है? आपके वॉन्ट्स। आपके वॉन्ट्स बहुत सारे हैं, बट आपकी रिसोर्स मनी, रिसोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है। यहाँ पर अभी इस वक्त हमारे पास रिसोर्स क्या, हमारी मनी, वो क्या है, वो लिमिटेड है, वो 1000 ही है। डजेंट मैटर कि आपके वॉन्ट्स कितने हैं, मैटर करता है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। आपके रिसोर्सेज है सिर्फ और सिर्फ 1000। तो आप इसमें पिज़्ज़ा भी लेना चाहते हो, ड्रेस भी लेना चाहते हो, ट्रिप में भी जाना चाहते हो, गेम भी खेलना चाहते हो, आपके वॉन्ट्स इतने सारे हैं। तो ये चीज़ कैसे मीट करेगी? आप कैसे इस चीज़ को कर पाओगे कि 1000 रुपीज़ में आप सब कुछ कर लो? तो बस इसी की स्टडी है हमारी क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उसको कैसे फुलफ़िल करें, ताकि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ जो हमने यूज़ किया है अपना रिसोर्सेज और जो हमारे वांट्स हैं वो भी मीट हो गए हैं। नॉट प्रॉपर तरीके से मीट हो गए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो कुछ भी नहीं होता है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाए, बस यही हमें हमारा इकोनॉमिक्स समझाता है। सो नाउ देयर इज़ 2 प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की थी? ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेज। हमारे जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट हमारे रिसोर्सेज को तो लिमिटेड है ना, तो रिसोर्सेज जो है हमारे वो कम है। किसके कंपैरिजन में? हमारे वांट्स के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे वांट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्वर कौन है? इसका सॉल्वर है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके पर एमसीक्यू बन सकता है कि हमारी 2 प्रॉब्लम कौन कौन सी है। हमारी 2 प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स और हमारे रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेज। ओके बच्चों ये पॉइंट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। इन पॉइंट्स में हर एक शब्द अपने में कोई मीनिंग रखता है, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन हर पॉइंट्स को आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बन के आते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग स्विच करते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होती है? एक प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग जो पढ़ते हो बुक में, उसके ऊपर तो एमसीक्यू नहीं आता है ना। एमसीक्यू आता है हमारे वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि एमसीक्यू में वर्ड्स होते हैं, ना कि पूरी पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन को भी वर्ड्स में पढ़ेंगे ताकि हमारी डेफिनेशन भी प्रॉपर मीनिंग दे दे, ठीक है। एंड हमारा जो वर्ड्स हैं उसको हम एक एक करके पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ भी सकें। तो पहला वर्ड है हमारा रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज। रिलेटिवली क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि हमारे वांट्स के रिलेशन में स्केयर है, ठीक है।
रिलेटिवली इसके रिसोर्सेज, उसका एफिशिएंट यूज्ड, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंटली यूज़ करना, एंड इफ़ एलोकेटेड कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन एंड मोस्ट प्रेसिंग वांट्स आर फुलफिल्ड। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, मैंने तो आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब मैं अगर हिंदी में नॉर्मली आपको बता दूं तो 2 शब्द में ख़त्म हो जाता है। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। कौन सी प्रॉब्लम का? हमारे रिलेटिव इसके रिसोर्सेज का एंड हमारे अनलिमिटेड वांट्स का, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉपर हो गया। अब हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, तो आप उसका यूज़ कैसे करते हैं? तो डेफिनेशन में यही कहा गया है कि जो हमारे रिलेटिव इसके रिसोर्सेज हैं उसका हम एफिशिएंटली यूज़ करते हैं या फिर उसको ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं, उसको हम इस तरह से एलोकेट करते हैं ताकि हमारे वो अनलिमिटेड वांट्स को compete कर सके। अनलिमिटेड वांट्स को compete करने का मतलब क्या होता है? हमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल जाए एंड हमारे मोस्ट प्रेसिंग वांट्स जो है वो फुलफिल हो जाए। मतलब क्या? अगर हम सिर्फ इस वर्ड को लेके चलते हैं कि हमारा अनलिमिटेड वांट्स जो कंप्लीट हो गए हैं, तो कैसे मानेंगे? तभी मानेंगे ना जब हमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल जाए, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए जितना हमें मिलना चाहिए था, ठीक है, और हमें मोस्ट प्रेसिंग वांट्स जो है हमारे वो फुलफिल हो जाए। मतलब जो हमारी सबसे पहली वांट है, लाइक हमारी अगर वांट है सबसे पहली कि हमें ट्रिप पे जाना है, तो सबसे पहली वांट अगर हमारी फुलफिल हो गई तो वो हमारी कंपीट कर जाएगी हमारे वांट से। ओके, सो हम डेफिनेशन को इस तरह से वर्ड्स में तोड़ के आराम से याद कर सकते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि रिलेटिव इसके रिसोर्सेज हैं, उसको हम एफिशिएंटली यूज़ करें या फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करें। इस वर्ड को भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उसको हम इस तरह से एलोकेट करें ताकि वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को compete कर सके। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन प्लस मोस्ट प्रेसिंग वांट्स आर फुलफिल्ड। ओके, ये दोनों भी हो सकते हैं एंड ये इसके बीच में और भी हो सकता है, इसके बीच में एंड भी हो सकता है। बच्चों, अगर आप चाहो तो आप अपने ICA मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने लाइन वाइज टॉपिक उठाए हैं और लाइन वाइज ही मैं उसको पढ़ा रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्लासिक और मॉडर्न इकोनॉमिक। न्यू क्लासिक का मतलब क्या होता है? न्यू प्लस टेस्ट ऑफ क्लासिक, मतलब ये नया भी है और इसमें क्लासिक टेस्ट भी है। और ये है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो पूरी मॉडर्न है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, बस इसमें आपको मैं इस तरह से समझाऊंगी। ये एक पर्सन है एंड ये एक पर्सन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है, तो हम देखते हैं कैसी लड़ाई हुई है। न्यू क्लासिक क्या कहता है? न्यू क्लासिक जो है वो बहुत ही नैरो फोकस्ड है, ठीक है। उसकी फोकस जो है बहुत ही छोटा है उसका। वो क्या कहता है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। न्यू क्लासिक क्या कहता है? हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं एंड हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। बल्कि हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक क्या कहता है? वो कहता है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट नॉट ऑल द टाइम। हर समय वो लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। न्यू क्लासिक क्या कहता है कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक कहता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मैं एग्री करता हूँ, बट मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ कि वो हर वक्त अपने लिमिटेड में रहते हैं। हमारी जो ग्रोथ है बच्चों वो ट्रेमेंडस है, ठीक है। लाइक जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड नहीं रहते हैं। कैसे नहीं रहते हैं? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडस है। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारे लेबर्स बढ़ेंगे, हमारे स्किल्ड लेबर्स भी आएंगे, हमारे पास और भी आइडियाज़ आएंगे। तो दैट नॉट मीन ना कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा मॉडर्न इकोनॉमी कहता है। हमारी जो लेबर फोर्स है वो बढ़ेगी, हमारी एजुकेशन बढ़ेगी, हमारे पास स्किल वर्कर और बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो कि एक टाइम पे हमारा पहले का टाइम है जब हमारे पास मान लो 5 वर्कर्स हैं, ठीक है। 5 वर्कर्स हैं, स्किल्ड नहीं हैं। देन आपकी जो जनरेशन है उसमें हम पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि स्किल वर्कर्स बढ़ रहे हैं। तो न्यू क्लासिक तो यही कह रहा है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। मतलब हमारे पास 5 ही लोग हैं। बट मॉडर्न इकोनॉमी क्या कह रहा है? हमारे पास जो 5 लोग हैं, ठीक है, अब वो एजुकेशन ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो स्किल्ड हो रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अब वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है हर वक्त। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है हमारा, ठीक है। हमारे पास रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे पहले पेट्रोल था, पेट्रोल की जगह LPG यूज़ हो रहा है ना।
तो पेट्रोल की जगह जो LPG यूज़ हो रहा है क्या है, ऑल्टरनेटिव ही है पेट्रोल का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो पेट्रोल है, जैसे मान लो पेट्रोल है, ये हमारे एक रिसोर्सेज है। अब न्यू क्लासिक बोल रहा है कि ये लिमिटेड है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी कह रहा है थोड़ा यार नैरो, वो फोकस मत रखो, थोड़ा वाइड करो इस चीज़ को, ये लिमिटेड नहीं है। अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो आप इस पेट्रोल की जगह LPG भी यूज़ कर सकते हो, जिससे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो बढ़ जाएंगे। बेटर कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और हमारी क्वालिटी भी बढ़ रही है। आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉट यूज़ कंसिस्टेंटली, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास आइडल पड़ी है, हम उसका यूज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंटली उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसका यूज़ करो। ये कहने के बजाय कि हमारे पास रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है बच्चों, है लिमिटेड, पर एक लिमिट तक लिमिटेड है वो। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी को यूज़ करो, नहीं। उसमें आइडियाज़ ला के, डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ ला के, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सोर्स वाला आइडिया लेके आए हैं। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो कैपिटल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कैपिटल है वो हमारी आइडल है, उसको ढंग से यूज़ कीजिएगा ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़ा बढ़ सकें, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ कहते हैं। न्यू क्लासिक तो बस यही कह के चुप हो गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, बिकॉज वो नैरो फोकस रखता है। एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो कहती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट हर समय नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसके MCQ भी आ सकता है कि न्यू क्लासिक क्या कहता है, मॉडर्न इकोनॉमिक क्या कहती है। तो आप सिंपली बता सकते हैं इसको। अगर आपको छोटे से स्मॉल वर्ड्स में मैं बता दूं तो ये कहता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड मॉडर्न इकोनॉमी कहती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट नॉट ऑल द टाइम। ओके, क्यों ऑल द टाइम, क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडियस है, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव सोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने वर्ड्स दिए ना, ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है, मतलब ये पूरा आपके बुक में पैराग्राफ के थ्रू दिया गया है, बट मैंने वही पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें पढ़ने में इजी और एंड हमारे जब रिवीजन हो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिल सके। बिकॉज आप जब ICA मॉड्यूल खोल के देखोगे तो उसमें ये पैराग्राफ में मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो एग्ज़ाम टाइम पे आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम इस तरह से नोट्स बना के रख लेंगे, नोट्स भी पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत आई कैचिंग होती है, उसको देखते ही आप बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तो अपने नोट्स बनाएं पॉइंट्स में आप लोग, ठीक है, ताकि आपके आई कैचिंग और आप रिवीजन के टाइम पे एक बार इसमें अगर आप झलक मारोगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अभी आप देखोगे इसको, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप इसको 2 दिन बाद देखोगे ना, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। आप इस चीज़ को पढ़ोगे, आप इस चीज़ को पढ़ोगे और यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे इंक्रीजिंग वाला, तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। तो इस तरह से अपने नोट्स बनाइएगा, और मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। एंड नाउ एक चीज़ और, इसका MCQ भी बनता है, बहुत बार आया भी है। नॉट 100% प्रॉब्लम सॉल्वर कौन, इकोनॉमिक्स। हम ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा 100% जो प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे, हमारे कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। नो, इकोनॉमी जो है वो 100% प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखकर अपना काम करती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से लेकर बात नहीं होगी, उसके अंदर सोशल चीज़ें भी होंगी, उसके अंदर पॉलिटिकल चीज़ें भी होंगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी क्या सॉल्व करता है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वो सिर्फ यही सॉल्व करता है, वो पॉलिटिकल सॉल्व नहीं करता, वो सोशल सॉल्व नहीं करता। अब हमारी एक सिचुएशन है, उसमें हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिक, एक है सोशल, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन तो 100% है ना, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट वाली होगी। सिर्फ जो इकोनॉमिक सॉल्व करेगा कौन सी करेगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट वाली। डेट नॉट मीन ना कि हमारे 100% जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो गई है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर कोई एग्जाम्पल या फिर कोई MCQ आए कि इकोनॉमी जो है वो 100% प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो नो, वो 100% नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही सॉल्व कर सकता है, वो पॉलिटिकल सोशल को सॉल्व नहीं करता है। ओके, तो बच्चों इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आप जितने भी पॉइंट्स देखोगे आपके पास ऐसे भी MCQ आ सकते हैं। जैसे कि न्यू क्लासिक है, वो कैसा है,
उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप बता सकते हो नैरो फोकस जो होता है अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है। आप लोग इसे इस तरह से बता सकते हैं। तो मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं आपके एमसीक्यू में, अगर ये दोनों पॉइंट्स दिखेंगे आप वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। मॉडर्न इकोनॉमी के पॉइंट्स मैंने ऐसे बनाए हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें आती हैं, ये वाले पॉइंट्स आते हैं, तो आप उसको बिना देखे ही टिक कर दो, क्योंकि यह हमें पता है कि ये मॉडर्न इकोनॉमी के अंडर आते ही आते हैं। तो अपने आप जो नोट्स बनाएंगे वो भी इस तरह से बनाएं। और जो प्रॉपर ये ICA मॉड्यूल्स है इसमें कुछ भी बाहर से नहीं है, बिल्कुल जो ICA मॉड्यूल ने दिया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आता है वो ICA मॉड्यूल से ही बन के आता है। ऑलवेज़ रिमेंबर ICA मॉड्यूल से आता है एग्ज़ाम। तो मैंने इसलिए जो नोट्स बनाए हैं वो ICA मॉड्यूल को बेस से रख के ही बनाए गए हैं। उसमें से जितने भी मेरे फोकस्ड पॉइंट थे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, मैंने इसमें ला के रख दिए हैं और मैं इसको आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नाउ बच्चों हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अभी तो हम इकोनॉमिक्स कर रहे थे यहाँ पे, बट एक्चुअल में ये इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। जो आपकी बुक है ना उसका नाम भी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, नॉट इकोनॉमी, ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है अब उसके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमी के बारे में जान लिया हमने क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इकोनॉमी की, वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इतना याद रखिएगा आप, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत सोचना कि इसके पीछे इकोनॉमिक्स लिखा तो ये इकोनॉमी होती है, नो। इकोनॉमी की मैंने आपको अलग से पढ़ाई थी डेफिनेशन, ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। अब ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के और कितने नाम हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सा भी नाम आ सकता है MCQ में कि आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। कहीं आप ये सोचो आउट ऑफ सिलेबस है, नो, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 नाम और हैं, इसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई थिंक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है और हम इससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, MCQ वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हमें लिखना तो कुछ नहीं है वहाँ पर। हमें लिखना होता है तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती है, हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ देखना पड़ता है। बट अगर हमारे पास MCQ है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो हम MCQ बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव इसमें यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ आपको, या फिर आपसे रिलेट करके उसको क्लियर कर रही हूँ। सो नाउ देखते हैं हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये सब सेम है, ठीक है। तो ये आप नाम भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस पर भी MCQ बन के आ जाए, ऐसा भी कर देता है, ऐसा ही कभी कभी एक एक नंबर दे देता है भाई इसमें भी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैनेजमेंट है या फिर एक मैनेजर है, ठीक है, उसको डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ का, कैसे, बिजनेस के जो डिसीजंस है वो लेना है उस मैनेजमेंट को। तो भाई डिसीज़न लेते हुए प्रॉब्लम तो आएगी। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ ये राइज होगा कि नहीं होगा, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मार्केट में चलेगा भी नहीं चलेगा, कहीं पता लगे इसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव आ जाएं एंड मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कम पड़ जाए, ठीक है। इसके जितने भी ऑल्टरनेटिव आ सकते हैं वो कौन कौन आ सकते हैं, उसकी प्राइजेस क्या हो सकती है, वो कितना डाउनफॉल में जा सकता है, कितना अपवर्ड में जा सकता है, ठीक है। अब जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है तो तुम्हें पता है ये कॉम्प्लेक्स है, कभी डिमांड ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी रिसेशन होता है, कभी बूम होता है, यू ऑल नो, ठीक है। तो डिसीज़न हमें इस तरह से लेना पड़ता है ताकि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए और उसमें हम सर्वाइव कर सकें, ठीक है। ऐसे भी होता है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन तो ले रहा है बट उसे नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, उसके चेंजेस क्या चल रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या आ सकते हैं, उसको कुछ सेवरल इश्यूज़ ही नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता कि क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है उसके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, ठीक है। तब मैनेजमेंट क्या करेगा, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बिजनेस इकोनॉमिक्स गिव गुड मेथडोलॉजी प्लस टूल्स, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट को क्या देता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या देता है, गुड मैथोलॉजी एंड प्लस में उसको टूल्स देता है। टूल्स इन द सेंस कि ये टूल्स नहीं बोल रही मैं कि छानी हथौड़ा टाइप की, ये टूल्स नहीं, टूल्स इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक के टूल्स हैं, जो इकोनॉमिक स्टडी के टूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको सिंपली वे में हमने क्या समझ लिया है,
हमने ये समझा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी गुड मैथोलॉजी देती है एंड टूल्स देती है। किसको देती है? मैनेजमेंट को देती है, जिसको प्रॉब्लम बनानी होती है उसको देती है, फिर जिसको इसकी ज़रूरत होती है उसको देती है। ठीक है, अब हमने इसको पहले पढ़ा, मैंने आपको इसका एग्जांपल लेके आपको इसकी प्रॉब्लम को पता लगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे ना। ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता लग गई, हमने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन जो निकाला है उसको क्या बोल दिया? बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल दिया उसको हमने। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा। जो भी चीज़ या फिर कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड, कोई भी की चीज़ आपको नहीं समझ आती है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के दीजिएगा, मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपका आंसर करूँगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपका आंसर दे सकूँ। अब जैसे कि बच्चों मैं आपको बता रही थी कि वो टूल्स देता है। ठीक है, तो वो किस तरह से देता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? मान लो हमारे पास एक पर्सन है जिसने PhD करी इको में, बिल्कुल अच्छे से PhD कर रखी है उसने, उसको सारे लॉजिकल थ्योरीज, टूल्स सब कुछ पता है। ठीक है, एंड दूसरी साइड हमारे पास है कंपनी, जिसमें एक बंदा है जो वहाँ का मैनेजर है या फिर ओनर, जो भी कह लो आप लोग। वो बंदा IITN है, उसको तो नहीं पता होगा ना कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, हाउ टू यूज़ इकोनॉमिक। पता थोड़ा बहुत अगर होगा भी, कहीं से इधर उधर से थोड़ा बहुत भी पता होगा, बट इसके जितना तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो हमें अब ये जो बंदा है कंपनी में, इसने नया बिज़नेस शुरू किया है, इसको सारी पॉलिसीज़ जाननी है, इसको ये जानना है कि मैं सही जगह कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जितना भी एनवायरनमेंट है इकोनॉमी का सब कुछ इसको जानना है। वो कैसे जानेगा? इसीलिए हमारे पास क्या आया? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्या करता है? इससे लेता है टेक बेटर टूल्स फ्रॉम थ्योरी। इसके पास बहुत सारी थ्योरी है, लॉजिकल थ्योरीज है, ऐसा सब कुछ कर रखा है, इसको बहुत कुछ पता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो क्या करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स? इससे लेगा बेटर टूल्स, अच्छे टूल्स। ठीक है, और क्या कर देगा? ये टूल्स जो है वो इसको जाके दे देगा। ये काम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये हमारे पास ये MCQ भी आ सकता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है बेटा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखो अप्लाइड इकोनॉमिक है। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स टूल्स देता है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ओके, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स से टूल्स किस किस को देता है? माइक्रो को एंड मैक्रो को। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो हमारी ग्रैंडफादर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी फादर है, एंड ये इसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, मतलब ये इसके फादर हैं, इसके फादर ये हैं, इन दोनों के फादर ये हैं। ठीक है, बट एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो किस पे अप्लाई होती है? वो अप्लाई होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके ऊपर MCQ बन के आ सकता है आपके पास कि अप्लाइंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स ऑन विच ऑफ दीज, कौन कौन से पे, माइक्रो कि मैक्रो? वो होते हैं हमारे पास माइक्रो में। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप या तो इसे नोट कर लो या फिर इसे कॉपी कर लो, कैसे भी करके, क्योंकि हर एक पॉइंट, मैं जितने पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ आपको, वो हर एक पॉइंट अपने में एक MCQ बन सकता है। ठीक है, नाउ because business economics applied on business, small business is equals to micro। इसका मतलब आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। अब मैंने बोला है कि जो हमारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो हमारी अप्लाई होती है किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, और जो अप्लाइड होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वो किस में अप्लाई होती है? बिजनेसेस में। इंडायरेक्टली किस में हो गई वो? माइक्रो में। मैक्रो में तो बिजनेसेस नहीं होते ना, उसमें तो GDP की बात की जाती है। बट अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है वो GDP पे तो बात नहीं करता ना, वो किस पे बात करता है? बिजनेस पे, और बिजनेस कहाँ होते हैं? माइक्रो में। ओके, नाउ बच्चों अब हमारे पास बात आती है माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। ओके, तो देखो अगर हमारे पास MCQ बन के आता है माइक्रो के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इससे रिलेटेड या इसके अंडर कोई भी चीज़ आती है वो हमारी माइक्रो में चली जाएगी, और इन पॉइंट्स रिलेटेड या इन पॉइंट्स के अंडर कोई भी चीज़ आती है वो हम मैक्रो में लिख देंगे।
ऐसे करके हम बाइफिकेशन कर सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो, अच्छे से जान लो, बस इतना ही काफ़ी है। ये पॉइंट्स आए या फिर इसके अंडर जो चीज़ें आती हैं वो आए, आप माइक्रो में लिख दीजिएगा। ये पॉइंट्स आए, इसके अंडर जो चीज़ें आती हैं वो आए, आप उसे मैक्रो में डाल दीजिएगा। सिंपल। सो नाउ मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे वर्क करता है। ओके, इसमें स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, इसमें फैक्टर की प्राइसिंग होती है, इसमें इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल होता है, बिहेवियर ऑफ अ फर्म होता है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होता है। मतलब कोई भी चीज़, लाइक हमारे पास किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग दे रखी है, उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग है किसके अंडर आएगी, या फिर कोई हमें एग्जांपल दे दिया है और उसकी प्राइसिंग दे दी प्रोडक्ट की, उसकी प्राइसिंग जो बनी है प्रोडक्ट की इतनी बनी है। अब ये चीज़ किसके अंडर आएगी? हमें पता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है हमारा वो माइक्रो के अंदर आ जाती है, तो हम उसे माइक्रो में टिक कर देंगे, ठीक है। और भी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, फिर यही चीज़ अगर डायरेक्टली लिखिए तो आप इसको डायरेक्टली माइक्रो में डाल दीजिएगा। नाउ अब बात आती है मैक्रो की। मैक्रो में क्या होता है? ओवरऑल इकोनॉमिक्स स्टडी वाइड एनवायरनमेंट की। किसकी? वाइड एनवायरनमेंट की। और नेशनल इनकम की बात की हो, नेशनल आउटपुट की बात की हो, वो भी हमारा मैक्रो में आता है। अगर बात की हो जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट की, इसमें क्या था? प्रोडक्ट प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस की बात की हुई है, तो हमारा माइक्रो में चली जाएगी। बट इफ़ अगर हमें कहा जाता है कि जनरल प्राइस लेवल, मतलब नेशनल लेवल पर जो प्राइस लेवल, अगर हम उसका फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन वगैरह देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, अगर उसकी बात हो रही है, फिर हमारे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो हमारी किस में चली जाएगी? वो मैक्रो में चली जाएगी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल वैल्यू ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो हमें बोला गया है कि हमारे पास ये करेंसी, हमारे पास ये रुपीज़ है, इसकी एक्सटर्नल वैल्यू इतनी होगी, या फिर कोई भी एग्जांपल दे देंगे कि एक्स है, वो करेंसी को कन्वर्ट करवा रहा है, या फिर उसकी एक्सटर्नल वैल्यू डॉलर्स में है। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, हमें पता लगे एक्सटर्नल वैल्यू देख रहा है करेंसी की, तो हम उसे मैक्रो में डाल देंगे। इसमें यही डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको सिंपली बताऊँ तो माइक्रो मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही नैरो में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल यूनिट्स पे काम करने वाला। मैक्रो होता है बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला, ओवरऑल। ये इंडिविजुअल काम नहीं करता है, ये इंडिविजुअली काम करता है, ये एक बिजनेस को लेके काम करता है कि कोई एक बंदा है, उसका एक बिजनेस है, उसने ऐसा ऐसा करके करा, वो माइक्रो में आ जाएगा। बट अगर बोला है कि पूरे इंडिया के इतने सारे बिजनेसेस हैं, या फिर हमारे जो शूज़ हैं उसके जो बिजनेसेस हैं, ये इंडिविजुअल नहीं ले रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल ले रहा है। अगर ओवरऑल स्टडी करते हैं हम वाइड एनवायरनमेंट की, तो वो मैक्रो में आ जाती है। मैक्रो बड़ा होता है एंड मैक्रो छोटा होता है, इतना आप याद रखिएगा। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है? सो यू कैन से कि इसका बहुत अलग तरीके का नेचर होता है। इसका नेचर बहुत तरीके का है। इसमें मतलब साइंस भी है, आर्ट्स भी है, प्रैग्मेटिक भी है, नॉर्मेटिव भी है, माइक्रो भी है, ये मैक्रो भी है, ये इंटरडिसिप्लिनरी भी है, ये बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके नेचर के बारे में हम जान लेते हैं कैसा है और क्यों है। तो पहला नेचर इसका है साइंस जैसा। कैसे? साइंस में क्या होता है? इसमें मैथड्स लगते हैं, इसमें टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। और किसके बीच में क्या रिलेशन है, उसके क्या कॉजेज़ है, क्या इफेक्ट्स हैं, ये बताता है। इसलिए इसको हम साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स बनाता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी होता है ये, इसलिए हम इसे आर्ट्स भी बोलते हैं। इसे प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, किसकी? बिजनेस प्रॉब्लम्स की, तो उसे प्रैग्मेटिक बोलते हैं। इसीलिए इसको प्रैग्मेटिक बोला जाता है। इसका जो नेचर है वो प्रैग्मेटिक भी होता है, क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब बात आती है नॉर्मेटिव की। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ये बोलता है कि ये होना चाहिए था, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये जो नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। जो नॉर्मेटिव साइंस है वो वैल्यू जजमेंट्स को भी इन्वॉल्व करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी। जैसे हमारे घर में कुछ बड़े होते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी ये नेचर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव,
उसके बाद बात आती है माइक्रो की। ये माइक्रो भी है, मैं इसको साथ साथ रिलेट करके पढ़ाऊंगी ताकि आप इसको डिफरेंस भी इसमें देख सकें। माइक्रो एंड मैक्रो मैंने बताया था, ये बहुत नैरो होता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है। जो मैक्रो होता है वो वाइड होता है, ठीक है, एंड ये बड़े लेवल पे ही काम करता है। ओके, तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो दोनों लेवल पे काम करता है, वो बिजनेस पे भी काम करता है और वो बड़े लेवल पे भी काम करता है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो माइक्रो क्यों है? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इसलिए वो माइक्रो है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलाइज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स, मतलब वो रिलाई किस पे करता है, किस पे रिलाइज करता है? माइक्रो इकोनॉमिक के टेक्निक्स पे। ओके, सेकेंडली हमारे पास आता है मैक्रो। तो मैक्रो जो है वो क्यों है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो क्यों है? तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक छोटी से एरिया में जाके नहीं ऑपरेट करता है, वो एक वैक्यूम मतलब छोटा सा एक वैक्यूम एरिया जो होता है वहाँ ऑपरेट नहीं करता है, वो वाइड में भी काम करता है, ठीक है। वो इंडिविजुअल भी काम करता है और वो वाइड भी काम करता है, एंड बोथ प्रेजेंट प्लस फ्यूचर मैक्रो फैक्टर्स पे भी काम करता है। दैट्स वाई ये मैक्रो है, मतलब वो छोटे पैमाने में भी काम करता है और बड़े पैमाने में भी काम करता है। दैट्स वाई वो माइक्रो भी है, वो मैक्रो भी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरडिसिप्लिनरी। व्हाट दैट मीन? बीई का मतलब बच्चों यहाँ पे मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स लेके चल रही हूँ, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ले लेगा या फिर इकोनॉमिक्स से ले लेगा, नहीं, वो जब अपने पूरा पैरामीटर्स बनाता है वो सारे सब्जेक्ट्स को लेके बनाता है, ठीक है, इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी। उसमें हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं AEFMOS, ये इसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दी है ताकि इसे याद हो सके। उसमें अकाउंट्स भी है, इकोमेट्रिक्स भी है, फाइनेंस भी है, मैथ्स भी है, मैनेजमेंट भी है, मार्केट भी है, ऑपरेशन रिसर्च भी है, उसमें स्टैट्स भी है। ओके, देन नाउ हमारे पास बात आती है यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब उसका ये नेचर भी है, वो मार्केट थ्योरीज का भी यूज़ करता है और वो प्राइवेट एंटरप्राइज को भी यूज़ करता है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं कि वो साइंस क्यों है, तो उसमें दे सकते हैं कि क्योंकि उसमें मेथड, टेस्ट, रिजल्ट्स और कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशन बताया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जितने इसमें पॉइंट्स लिखे ना, इसको तो आपको अच्छे से समझना ही है, समझने के आपको इसको याद भी रखना है कि कौन से किस में क्या होता है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म जो लिख के दिए ना, अगर आप इतना याद कर लोगे ना तो आप डेफिनेटली सारे एमसीक्यू कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क भी करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने से बजाय ये है कि हम इसके पॉइंट्स बना लें और उसको अच्छे से हम आई कैचिंग बना के उसको रिवाइज भी कर सकें, उसको पढ़ाई भी कर सकें। ओके, सो नाउ कम टू आवर लास्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब भाई स्कोप का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ होता है, जो भी उसके स्कोप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो। माइक्रो कहाँ अप्लाइड करता है? ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज़ में, क्योंकि वो ऐसे छोटा होता है। मैक्रो कहाँ अप्लाई करता है? एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइक्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रही हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर सको। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि एक्स हमारा है, कोई पर्सन है एक्स, आप अपना नाम भी रख लीजिए इसके बजाय। कोई पर्सन है एक्स जो कि ऑनर है किसका? AC रिमोट कंपनी का। ओके, मतलब इनकी कंपनी में जो है, इनकी कंपनी बोलो, फर्म बोलो, कुछ भी बोलो, पार्टनरशिप बोलो, कुछ भी बोलो, वहाँ वो क्या काम करते हैं? AC का रिमोट बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स आते हैं उनके, कहाँ का बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज़ होती है, देखना। अब पहला क्या आता है? सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि रिमोट की डिमांड कितनी है, एक्चुअल में रिमोट की डिमांड है भी कि नहीं है, कब ज़्यादा है कब कम है, जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। सबसे पहले क्या देखेगा वो ये देखेगा कि रिमोट की जो डिमांड है वो कितनी है, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग करेगा, वो डिमांड को फोरकास्ट करेगा, ठीक है। यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है। सेकेंडली क्या देखेगा कि जो एज पर डिमांड इन्वेंट्री रॉ मटेरियल परचेज, मतलब क्या, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से इन्वेंट्री परचेज करेगा। जैसे कि रिमोट के बटन्स होते हैं, रिमोट के ऊपर की बॉडी होती है, सेल होती है, उस हिसाब से करेगा। ऐसे तो यूज़ नहीं, ऐसे तो नहीं लेके आएगा ना कि बहुत सारे लेके आ गया, डिमांड कम की थी या फिर डिमांड ज़्यादा की थी, कम लेके आ गया।
तो वो अपने डिमांड के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी परचेज करेगा, जो किस में आता है, किसके अंदर आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो है ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ICA मॉड्यूल में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको एक पैराग्राफ में दे रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसके एक एक लाइन में आपको समझा दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये वाले जो ब्लू पेन से मैंने लिखे हैं ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मीनिंग तो खैर याद रखना ही रखना है। थर्डली क्या देखेंगे, रिसोर्सेज, मतलब कैसे रिसोर्सेज, कैसे वर्कर्स आएंगे, कैसे मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन सर्विसेज क्या देंगे, या जो रखेंगे सामान या फिर जहाँ मशीनरी लगेगी वहाँ का रेंट कैसा होगा, पूरे रिसोर्सेज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल, मतलब हम इसे खुद से मैन्युफैक्चर करें या फिर थर्ड पार्टी से परचेज कर लें, हम इसे किस तरह से यूज़ करें, कैपिटल कैसे यूज़ करें हम। जैसे कि मशीन लगाएं, अगर मैन्युफैक्चर करें तो मशीन लगाएंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करें तो मशीन नहीं लगाएंगे ना, डायरेक्टली परचेज करें थर्ड पार्टी से। तो ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, हमारी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका डिसीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क। नॉर्मल सी बात है, देखो हर बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम एग्जांपल चल ही रहा है तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर बाई चांस रिमोट बैन हो गए या फिर हमारी एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है AC से, वो AC बैन कर दें। ठीक है, कुछ भी बैन हो सकता है, जब नोट बैन हो सकते हैं तो कुछ भी बैन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिमोट जो है बैन हो जाए, मान लो, ये रिस्क है ना, इसके ऊपर तो हम वर्क करके चलेंगे ना, पहले से सोच के रखेंगे इसके बारे में, मतलब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और क्या चीज़ माइंड में आती है, लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हम कितना आउटपुट देंगे, हमारी जो कॉस्ट होगी उसका, जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उससे प्रॉफिट कितना आ रहा है हमें। ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्ट होता है जो हम बना रहे हैं उस वक्त जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी लग रही है उसकी कॉस्ट बोलते हैं। साथ में जब हम सेल आउट करते हैं तो उसका नॉर्मल सी बात है, हम ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। वैसे सबको पता ही होगा बट मैं फिर भी एक बार क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को। फिर हमारे माइंड में आता है मार्केट कंपटीशन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एक जना तो नहीं बना रही है, और अगर एक जना बना भी रहा है तो हो सकता है कि इसका ऑल्टरनेटिव आ जाए कुछ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्केट कंपटीशन, बट इसे ICA मॉड्यूल में कैसे लिखा है, मार्केट स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी एनालाइज करना ही है, नॉर्मल सी बात है। अब कोई चीज़ हम 5 रुपये में बना रहे हैं, अब उसे कितने रुपये में बेचें, कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चले। 5 रुपये की बना रहे हैं, 3 रुपये का प्रॉफिट लेके चलते हैं अपना। ठीक है, इतने में हम सेल आउट कर देंगे, इसे बोलते हैं प्रॉफिट का एनालिसिस। तो ये तो हमारे हो गया माइक्रो का। अब बात कर लेते हैं मैक्रो की। अब मैक्रो में कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या स्कोप्स हैं, जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, सेव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिर पॉइंट आता है वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ कैपिटल मार्केट, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर यूनियन हो गया और कॉर्पोरेटिव्स हो गए। इन शॉर्ट इन सब का मीनिंग है जैसे कि कैपिटलाइज है, सोशलाइज है, मिक्स इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है ये। ठीक है, बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, कैसे पीरियड चल रहा है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करवाते हैं। यहाँ ये इसके स्कोप बनते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, कंपटीशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हमारे लॉ कितने स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ट्रेड यूनियन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें इसमें आती है मैक्रो में। ओके, सो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट यूनिट। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, आपको ये समझ आया नहीं आया, कितना समझ आया, क्या चीज़ नहीं समझ आई, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हो सके तो उसको शेयर कीजिएगा, जितने लोगों को आप लोग शेयर कर सकें, जिन जिन की आप हेल्प कर सकें, आप उन सबको शेयर कीजिएगा। ये आप CMA फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, CA फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जिसको भी बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स से जाननी हो वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।